हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पिछले लेक्चर्स में हमने करंट कैरिंग वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करके और एम्पियर्स लॉ को यूज करके ये चीज हमने करा था। आज के लेक्चर में हम कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या फोर्स लगाती है उसके बारे में आज हम इस पे बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, चार्ज Q और मास M, और ये इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v है। और इस इंस्टेंट पर इस जहां पे पार्टिकल रखा है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इस जगह पर वो b है और इनके बीच में एंगल है थीटा। अब एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया गया और ये हमने पाया फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड is experimentally found to be F equals Q B क्रॉस P। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पर जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी, वो जो फोर्स का फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटली ये हमें मिला। अब बात करते हैं कि भाई अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो फोर्स जो होगा इस चार्ज पार्टिकल पे हम कैसे निकालेंगे, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या है, Q इंटू बी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की पाम को रखेंगे बी पर, वेलोसिटी पे, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब जो बताएगा हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, तो हम बी पे हाथ रख रहे हैं और अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो हमें डायरेक्शन पता लगेगी ये इस टाइप से, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है ना। हम जानते हैं कि बी क्रॉस बी जो होता है, बी क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में बी एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहे हैं। अब देखिएगा, तो ये फोर्स हो गया, किसकी बात हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि अगर Q पॉजिटिव है, Q अगर पॉजिटिव है तो जो B क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो हम बोल सकते हैं यहां पे फोर्स पैरेलल होगा B क्रॉस B के। लेकिन अगर हम चार्ज पार्टिकल ले लें Q नेगेटिव, Q नेगेटिव में क्या होगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर, इन्होंने एक प्लेन फॉर्म किया है और यहां पे चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मैं B क्रॉस B की बात करता हूं तो B क्रॉस B तो होगा बेटा ये, दिस इज B क्रॉस B। तो B पे हाथ रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो B क्रॉस B इधर आ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स इज माइनस Q इंटू B क्रॉस B।
तो इसका मतलब फोर्स है माइनस क्यू बी क्रॉस बी, मतलब जो बी क्रॉस बी है उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस क्यू की। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो हो जाएगी बी क्रॉस बी के अपोजिट हो जाएगी, आपका फोर्स हो जाएगा नीचे की तरफ, ये चीज है। तो हमेशा जो फोर्स होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं तो फॉर डायरेक्शन ऑफ एफ यूज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, राइट हैंड थंब रूल क्या कि भाई बी क्रॉस बी है, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। तो ये चीज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी पे हाथ रखेंगे, बी क्रॉस बी, बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, थंब किधर बता रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाई कर रहा है। क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब मान लो क्यू अगर नेगेटिव है तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। तो अगर माइनस चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी क्रॉस बी के अपोजिट हो जाएगी। अब हम बात कर लें फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं कि भाई अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को पे हम रखेंगे अपना राइट हैंड की पाम और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो अंगूठा जो बता रहा है ऊपर की तरफ बता रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, बी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ क्या है, एफ इज क्यू इंटू बी क्रॉस बी। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू इंटू बी बी साइन थीटा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा, कि ये वेलोसिटी है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, ये फोर्स हो जाएगा ये। नोट, अब अगर वेलोसिटी जीरो है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो v जीरो होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, क्यू बी बी साइन थीटा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा। दूसरा केस इसमें हो सकता है कि मान लो वेलोसिटी नॉन जीरो है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन थीटा जो है, थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब ये हो गया कि ये वेलोसिटी है, या तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जीरो एंगल है, या फिर ये केस हो सकता है ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में भी फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू बी बी साइन थीटा।
साइन 0 0 साइन 180 0। तो अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स 0 होगा, या फिर पार्टिकल वेलोसिटी के पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, उस केस में भी फोर्स 0 होगा। थीटा की वैल्यू कर लेते हैं 90 डिग्री। इस केस में फोर्स मैक्सिमम होता है अगर फॉर अ गिवन वेलोसिटी वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की और वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स ले लें और थीटा 90 ले लें, उस केस के लिए फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा क्यू बी बी साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा क्यू बी बी। ठीक है, अब हमें पता है कि फोर्स जो है ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन है, ये फोर्स है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअली उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट 0 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा 0, एफ डॉट बी 0। दूसरा, फोर्स वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स तो एफ डॉट बी 0। अब यहां से हम जानते हैं पावर जो होती है पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी के बाय डी टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला होता है एफ डॉट बी। तो इस केस में पावर हमारी इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो रही है 0। तो पावर 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हम बोल सकते हैं इसमें पावर 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब हम बोल सकते हैं स्पीड नहीं बदलेगी, स्पीड कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदल सकता, मतलब स्पीड को नहीं बदल सकता। इट कैन magnetic force can change direction of motion only। मोशन की डायरेक्शन ही बदल सकता है, मतलब it will change the direction of velocity but magnitude of velocity remains same। अब इसमें एक बात है कि जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको हम ई वेक्टर से, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में ई आ गया तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड तो एम से स्टार्ट है,
लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो ये हो सकता है कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड can only change the direction or we can say that it can bend। ये पार्टिकल को, इसके मोशन को डायरेक्शन बदल रही है, मतलब बैंड कर सकती है। तो बैंड कर सकती है, तो इस बैंडिंग की वजह से ड्यू टू बैंडिंग वी कैन से magnetic field is represented by B। ये चीज हो गई है। अब बात करते हैं जैसे ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है कि पार्टिकल का केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब बैंड हो रहा है। तो बैंडिंग में बी आ गया, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉरेंज फोर्स। मान लो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर O1 है, ग्राउंड पे रेस्ट में है। अब एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और चार्ज पार्टिकल है कोई Q, और इसकी वेलोसिटी है मान लो थीटा, वेलोसिटी भी है हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पर। अब ये जो पार्टिकल है Q, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों ही फोर्स लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो हम बोल सकते हैं इस पे लगेगा QE, और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स को हम बोल सकते हैं QB क्रॉस B। अब ये देखिए नेट फोर्स ड्यू टू both E and B ये हो जाएगा F इलेक्ट्रिक, F मैग्नेटिक, QE, QB क्रॉस B। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तो दोनों ही फोर्स लगाएंगे, इनका जो वेक्टर्स है मैं इस रिजल्टेंट फोर्स को बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। इसको लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, एक दूसरा ऑब्जर्वर ले लेते हैं, ऑब्जर्वर 2।
अब हमने क्या करा, सेम पार्टिकल है लेकिन जो अब ऑब्जर्वर है उसके पास भी वही वेलोसिटी है जो पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल रेस्ट में दिखेगा। तो पार्टिकल रेस्ट में दिखेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा Q फॉर्मूला है B रिलेटिव क्रॉस B। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई O2 के लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या, 0 है। तो ये जो ऑब्जर्वर O2 है उसको वेलोसिटी उसके रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए, अब इस ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 हो गई है O2 के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू उसको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है वो EO2 हो गया। अब इस फ्रेम में हम क्या बोलेंगे, FO2 और एक मिनट एफ नेट। तो ये एक्चुअली है ये FO1 है, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो फोर्स है वो ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स। FO2 जो हो जाएगा F इलेक्ट्रिक O2 F मैग्नेटिक O2। अब मैग्नेटिक फोर्स तो हमारा है 0, अभी हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स 0 है दूसरे ऑब्जर्वर के लिए, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा Q इंटू, तो जो ऑब्जर्वर 2 है उसके लिए जो फोर्स होगा, अब बात आई कि ऑब्जर्वर 1 के लिए अलग एक्सप्रेशन आ रहा है, ये ऑब्जर्वर 1 के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है ये वाला, और ऑब्जर्वर 2 के लिए एक्सप्रेशन ये आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं जो टोटल फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है, वो तो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता है। नेट फोर्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो अगर फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता इसका मतलब ये दोनों फोर्स तो सेम ही होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं सिंस फोर्स इज independent of रेफरेंस फ्रेम, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑब्जर्वर 1 नहीं देख रहा है वही फोर्स O2 के लिए होगा, और हम बोल सकते हैं ये Q E प्लस B क्रॉस B ये बराबर होना चाहिए Q EO2। अब यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा तो जो ऑब्जर्वर 2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू O1 की लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे डिफरेंट आएगी, ये चीज हो गई है। अब आगे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। A charged particle is thrown
इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप टेस्ला एंड acceleration of particle is 2 I cap plus alpha j cap meter per second square find the value of alpha। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और उसका एक्सेलरेशन हमें ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। अब होता क्या है, एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पैरेलल होगा फोर्स के। और हम जानते हैं कि भाई अगर कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी ये है और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो फोर्स यहां होता है। तो एक्चुअली जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, थीटा जो भी है। इसका मतलब जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन और फोर्स पैरेलल है। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंस एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इनका डॉट कर लीजिए। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 2 I कैप प्लस एल्फा जे कैप डॉट, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है आई कैप माइनस जे कैप, जीरो के बराबर है। डॉट कैसे निकालते हैं? आई का डॉट आई के साथ करेंगे, आई का आई के साथ करेंगे तो 2, जे का जे के साथ करेंगे 1 होगा, माइनस एल्फा 2 इंटू 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, और यहां पे माइनस है तो माइनस एल्फा बराबर 0। एल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2। अब बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक केस है कि भाई हमारे पास कोई पार्टिकल है, चार्ज क्यू है, मास है में, यू इसकी वेलोसिटी इसकी 0 है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, हॉरिजॉन्टली दे रखी है। अब सिंस वेलोसिटी आपकी 0 है और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी 0 तो फोर्स 0, तो फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी 0 होगी। तो क्या हुआ कि u 0 है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? q इंटू यू क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो दो केस बन सकते हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी 0।
ये इस केस में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जीरो है, तो हमेशा पार्टिकल रेस्ट में रहेगा। चार्ज पार्टिकल will always remain at rest। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में हमने बोला कि भाई ये चार्ज पार्टिकल है Q, इसकी वेलोसिटी है V, मैग्नेटिक फील्ड इसी के पैरेलल है। सिंस वेलोसिटी वेक्टर, सिंस वेलोसिटी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, Q क्रॉस B ये जीरो हो जाएगा, तो यहां भी क्या होगा, A जीरो होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। हम बोल सकते हैं पार्टिकल विल मूव यूनिफॉर्मली। मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, ये हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर वो जीरो पर है, ओरिजिन पर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x माइनस जीरो, वेलोसिटी तो उसकी v है और टाइम t हो गया, तो x इक्वल्स टू वी टी, इसके मोशन की इक्वेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड केस, पार्टिकल is thrown perpendicular to direction of मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि भाई अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अब एक पार्टिकल को हमने क्या करा, ए ले लिया हमने, कोई पार्टिकल Q, अब इसकी जो वेलोसिटी है V, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कैसे? क्योंकि ये वेलोसिटी है, अगर यहां बनाएं, ये वेलोसिटी बनाते हैं तो अंदर की तरफ है, ऐसे थोड़ा, अब B क्रॉस B अगर हम करेंगे, ये देख लीजिए, ये है वेलोसिटी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो B क्रॉस B, वेलोसिटी पे हम रखेंगे हाथ, अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब हमारी तरफ आएगा, तो मतलब ये आएगा फोर्स, इधर रहा, ये फोर्स आएगा, मतलब ऐसे आएगा फोर्स। अब ये जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा नहीं, डायरेक्शन को चेंज कर देगा, तो एक्चुअली डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। अब इसकी वजह से जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और ये है सेंटर
तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यहां पे हो क्या रहा है कि मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज नहीं होता है वेलोसिटी का, ये केवल डायरेक्शन बदलता है। अब थोड़ी देर बाद मान लो नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये यहां पे आ गया, जब पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी, इसने यहां पे आ गया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है, तो वेलोसिटी ये है ऐसे, पहले ये था बी क्रॉस बी, अब ये हो गया, तो बी पे हाथ रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो ये आ जाएगा। अब मान लो वो यहां पे आ गया, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा। अब मान लो वो यहां आ गया, इधर आ गए, मान लो वो यहां आ गया, तो फोर्स जो होगा हमेशा वो सेंटर की तरफ रहेगा। अब देखेगा तो हमें इतना पता चल गया कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल को फेंकते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब देखिए, तो इस टाइप का इसका मोशन होगा। तो इस इंस्टेंट पे हमने बोला कि भैया इस पे जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ होगा, हमेशा सेंटर की तरफ। तो अब क्या होगा, किसी पार्टिकल को सर्किल में मूव कराने के लिए हमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हमें की जरूरत पड़ती है। तो सेंटीपिटल फोर्स हमेशा अरेंज किया जाता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर कुछ नहीं है, इट इज अरेंज बाय सम रियल फोर्सेस। कभी ये नॉर्मल फोर्स की मदद से मिलता है, कभी इलेक्ट्रो, कभी ग्रेविटेशन। इस केस में सेंटीपिटल फोर्स इज अरेंज फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स। तो ये होगा नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, देखो ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये 90 डिग्री, ये फोर्स आ जाएगा, दिस फोर्स इज क्यू बी बी साइन 90, साइन 91 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे द नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज क्यू बी बी बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। बी से बी कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आर आ जाएगा एम बी अपॉन में क्यू बी। मतलब जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो आ गई है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ की रेडियस आ गई। अब इसमें और चीजें हैं जैसे हम निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब ये सर्किल में मूव कर रहा है, तो एक
रिवोल्यूशन को करने में इसका कितना टाइम लगेगा, तो हम बोल सकते हैं स्पीड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाय b, b इज द स्पीड और r की वैल्यू रख देते हैं, r इज mb अपॉन में qb, b से b कटेगा, दिस इज 2π m अपॉन में qb। मतलब ये हो गया टाइम पीरियड ये हो जाए। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। एफ से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होते हैं, एक सेकंड में कितना, तो हमने बोला टी टाइम में 1 रिवोल्यूशन, 1 सेकंड में 1/t रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली टी टाइम में एक रिवोल्यूशन हो रहा है तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, अगर टी जो भी है सेकंड है, टी सेकंड में है तो टी सेकंड में एक रिवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में 1/t रिवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 1/t, ठीक है ना। एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स, एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स, और इसको बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है ना। तो एक रिवोल्यूशन, एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे वो फ्रीक्वेंसी है। तो F इक्वल टू 1/t, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज 1/t, t बराबर 2π अपॉन qb, तो ये हो जाएगा qb अपॉन में बेटा 2πm। तो टाइम पीरियड 2πm अपॉन qb, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t, 1/t का मतलब हो जाएगा qb अपॉन 2πm। अब दूसरा जो टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा से डिनोट करते हैं 2πf, तो ये आपका होता है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। जैसे एंगुलर वेलोसिटी है उसी टाइप से हम बोल सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, और f होता है तुम्हारा हर्ट्ज में, और तो 2πm qb अपॉन में 2πm, 2π से 2π कटेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी qb अपॉन में qb। अब हमें कुछ चीजें नोट करनी है। नोट, टाइम पीरियड हो गया
टू पाई एम अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी हो गई 1/t मतलब क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई क्यू बी बाय एम, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें कोई वेलोसिटी की टर्म नहीं है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने उसको मूव कराया उस पर डिपेंड करेगा। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगे कि उसकी स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी चीज, जो रेडियस है एम बी अपॉन में, तो हम बोल सकते हैं फॉर अ गिवन पार्टिकल एंड गिवन मैग्नेटिक फील्ड, फॉर अ गिवन पार्टिकल and given magnetic field, कि मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एक पर्टिकुलर पार्टिकल को अगर हम फेंकें तो रेडियस जो है कि एम और क्यू और बी तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो रेडियस प्रोपोर्शनल है, स्पीड अगर बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, बट टी ओमेगा एफ कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो रेडियस बढ़ेगी, पार्टिकल फिक्स है, फील्ड फिक्स है, स्पीड बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ेगी, लेकिन टाइम पीरियड ओमेगा और एफ कांस्टेंट रहेंगे। मतलब ये होगा कि तो अगर हम, क्योंकि पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी है v, इसका मतलब ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, तो R3 ज्यादा है R2 से, R2 ज्यादा है R1 से। ये तभी पॉसिबल होगा कि हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो है पहले वाले केस में जो स्पीड है, इस केस में स्पीड v1 मान ली, यहाँ पे स्पीड v2 हो गई है, इस केस में यहाँ पे स्पीड v3 हो गई है, तो हम बोल सकते हैं कि v3 ज्यादा होगा v2 से, v1 से। इसका मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब रेडियस इक्वल्स टू एम बी अपॉन में क्यू बी। एम इज द मास, बी इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बी है, तो यहां पे ये हो जाएगा एम इंटू बी मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदलेगी। और मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2mk। हमें पता है कि k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, p मोमेंटम है। अब अगर हम बोल सकते हैं कि इफ charge particle is accelerated from rest
through. If charged particle is accelerated from rest through a potential difference डेल्टा बी, तो अगर पार्टिकल रेस्ट में है और एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी के थ्रू ये मूव करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो हम मानते हैं कि भाई सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इनके बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉजिटिव पॉइंट पोटेंशियल या नेगेटिव, तो हमें बी ए माइनस बी बी, ये डेल्टा बी दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो एक पार्टिकल को हमने यहां पे रखा Q, मास m, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई क्या है 0, और ये L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा QE ऐसे फोर्स लगेगा, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और यहां पर जब पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K फाइनल बराबर K। तो देखते हैं W इलेक्ट्रिक बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, QE तो फोर्स है कांस्टेंट, इनटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया L बराबर K2 तुम्हारा K हो गया, इनिशियल होगी 0 और Q इंटू, और ये E पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है E इंटू L। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होती है, तो बी ए माइनस बी बी ई इंटू एल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू डेल्टा बी बराबर के। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी के थ्रू अगर मूव कर रहा है, तो उसके बाद में उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी हो जाएगी क्यू इंटू डेल्टा बी। तो हम ये बोल रहे थे कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा R इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी को P लिख दिया, P को 2m अंडर रूट 2m के कर दिया हमने, और ये जो है यहां पे लिख देते हैं अंडर रूट 2m के को लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा बी अपॉन में हो जाएगा क्यू बी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आप ये ऐसे नोट करो बिल्कुल, R इक्वल्स टू एम बी अपॉन में क्यू बी, P अपॉन में क्यू बी, टू एम के अपॉन में क्यू बी, और ये जो है क्यू बी को भी रूट के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2m के को लिखेंगे क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन में क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m इंटू डेल्टा बी अपॉन में ये चीज हमें याद रखनी है।